हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करें। फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है रक्षा प्रौद्योगिकी। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 45 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन है 46 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 46 प्रश्न संख्या 46 में पूछा गया है कि अग्नि 4 जो मिसाइल है इसके संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कथन अग्नि 4 के संदर्भ में सही है। अग्नि 4 मिसाइल के संदर्भ में जो पहला कथन है यह सरफेस से या सरफेस टू सरफेस तक मार करने वाला मिसाइल है। तो क्या यह सही है? दूसरा है इसमें केवल द्रव नोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। क्या यह सही है? यह 1 टन नाभिकीय वारहेड को 7500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है। तो देखिए, पहला छोड़कर दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अग्नि श्रृंखला की सभी मिसाइलें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। अग्नि जो 4 है एक द्विचरणीय ये मिसाइल है जो ठोस परमाणुदक के द्वारा चालित है। इसमें द्रव नोदक ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। हालांकि अग्नि 4 1 टन का युद्ध शीर्ष ले जाने में यह सक्षम है। इसकी अधिकतम मारक दूरी 4000 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। और 47 है अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही नहीं है? अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। पहला है इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक की है, ये भी सही है। यह दुश्मनों के रडार के पहुंच से बाहर रहेगी, ये भी सही है। चौथा है यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यह पूर्णतः स्वदेशी है। इसके बारे में अगर बात करें तो अग्नि 5 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने विकसित किया है। यह एक पूर्णतः स्वदेशी मिसाइल है। देखिए, सचल प्रक्षेपक युक्त कनस्तर प्रक्षेपण प्रणाली से लैस अग्नि 5 को सड़क या रेल के जरिए कहीं से भी ले जाकर वहां से प्रक्षेपित किया जा सकता है। अग्नि 5 की आरंभिक मारक दूरी 5000 किलोमीटर है, और लेकिन इसे जो है 8000 से लेकर 10000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। अग्नि 5 शत्रु के रडारों को जाम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस है, जिसे यह दुश्मनों के रडारों के पहुंच से बाहर रहेगी। 48 है इंद्र क्या है? इंद्र है, इंद्र याद रखिएगा रडार है। इंडियन डॉपलर रडार भारतीय थल सेना और वायु सेना के लिए डीआरडीओ के द्वारा विकसित जो है 2D रडारों की एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला के अंतर्गत विकसित रडार है इंद्र 1, इंद्र 2। इनका प्रयोग श्रीलंका की वायु सेना के द्वारा भी किया जा रहा है। 49 है उस प्रक्षेपास्त्र का नाम बताएं जिसका परीक्षण भारतीय वैज्ञानिक और रक्षा अधिकारियों ने 27 जनवरी 1996 को चांदीपुर से किया। उस प्रक्षेपास्त्र का नाम बताइए जिसका परीक्षण भारतीय वैज्ञानिक व रक्षा अधिकारियों ने 27 जनवरी 1996 को चांदीपुर से किया। इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है अग्नि 2, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो 27 जनवरी 1996 को पृथ्वी 2 प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया गया। 6 अक्टूबर 2018 को उड़ीसा के बालासोर स्थित चांदीपुर रेंज से पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया गया, और पृथ्वी 2 एक चरणीय तरल परमाणुदक चालित मिसाइल है। 50 नंबर है निम्नलिखित में से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कौन सा लड़ाकू वायुयान उड़ाया था, यानी फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया था? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया गया? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है सुखोई 30 MKI, डी ऑप्शन। 8 जून 2006 को तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने 30 मिनट के लिए लड़ाकू वायुयान सुखोई 30 MKI को उड़ाया। उनके साथ सहयोगी पायलट विंग कमांडर अजय राठौर रहे।
इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी अपने कार्यकाल के दौरान 25 नवंबर 2009 को सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरकर इतिहास रचा था। वे किसी लड़ाकू विमान में सवार होकर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट 51। पूछा गया कि अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत किस पर 2 वर्ष के लिए रोक लगाया है। अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत किस पर 2 वर्षों के लिए रोक लगा दिया है। इसका सही जवाब है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी बी ऑप्शन। मई 1992 में अमेरिका ने मिसाइल तकनीक नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो पर प्रतिबंध लगाया था। 52 है, निम्नलिखित में से भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है। निम्नलिखित में से भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है। तो सही जवाब है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डी ऑप्शन। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख रहे मिसाइल मैन के नाम से विख्यात अबुल पाकी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इन्होंने भारत के समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाया था। 1983 में प्रारंभ किए गए उक्त कार्यक्रम के तहत भारत ने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश प्रक्षेपास्त्र तैयार किए थे। इसी क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 1997 में सम्मानित किया गया था। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक गरिमामयी पद पर आसीन थे। 53 है, सौर्य जिसका प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा 12 नवंबर 2008 को सफल परीक्षण किया गया है एक क्या है। सौर्य जिसका प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा 12 नवंबर 2008 को सफल परीक्षण किया गया है, वह एक क्या है। याद रखिएगा, सही जवाब है वह क्या है, तो थल से थल पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र, यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाला मिसाइल, थल। तो अगर बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा विकसित सौर्य सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाला मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। ठीक है, और इसके बाद 54 है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सौर्य के संबंध में सही नहीं है। कौन सा वह कथन है जो सौर्य के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए, अगर बात करें जो सौर्य के संबंध में जो दिया गया है जो सही नहीं है, वो है यह 900 किलोमीटर तक मार कर सकती है। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। सरफेस से सरफेस या सरफेस टू सरफेस मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल सौर्य का सफल परीक्षण 24 सितंबर 2011 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था। लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में यह मिसाइल सक्षम है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार कथन सी गलत है, सी ऑप्शन मतलब ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट गलत है। 55 है, भारतीय रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रक्षा के संदर्भ में पहला है, सौर मिसाइल 8 मैक से अधिक गति से उड़ान भर सकती है, क्या यह सही है। दूसरा, सौर मिसाइल की परास 1600 किलोमीटर से अधिक है। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। देखिए, वैसे इन दोनों के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस कर लिया है। अगर थोड़ा सा भी आपने अगर केयर किया है तो इसका सही जवाब आप कमेंट में बताइएगा। इसका सही जवाब है इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट गलत है, ना तो पहला ना तो दूसरा सही है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सौर मिसाइल की अधिकतम जो सीमा है वो 7.5 मैक है और यह 1000 किलोग्राम नीति भार के साथ 700 किलोमीटर की परास में लक्ष्य को भेज सकती है। यह लघु दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी क्षमता 1000 किलोमीटर या इससे कम होती है। 56 है, देशज तकनीक से विकसित तेजस है। देशज तकनीक से विकसित
जो तेजस है वो क्या है। याद रखिएगा, इसका सही जवाब है यह एक हल्का लड़ाकू विमान है तेजस, और यह देशज तकनीक से विकसित है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अगर बात करें तो देशज तकनीक से विकसित तेजस जो है एक हल्का और चौथी पीढ़ी का 4th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। इसका यह नामकरण तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। तेजस ने प्रथम बार 1 अगस्त 2003 को तेज गति से उड़ान भरी। जनवरी 2011 में भारत में निर्मित प्रथम हल्के लड़ाकू स्वदेशी विमान तेजस को तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटोनी ने भारतीय वायु सेना को जो है सौंप दिया, और जुलाई 2016 में तेजस की पहली स्क्वाड्रन को भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया। 20 फरवरी 2019 को तेजस मार्क 1 को भारतीय वायु सेना में तैनाती के लिए अंतिम परिचालन निकासी जो है प्रदान की गई, और अप्रैल 2021 में LCA तेजस को इजराइल के 5वीं पीढ़ी की हवा से हवा में मार करने वाली पाइथन 5 मिसाइल से लैस किया गया। 57 है, निम्न में से कौन भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है। निम्न में से कौन भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तेजस। 58 है, भारत के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है। भारत के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है। सही जवाब है तेजस, डी ऑप्शन। भारतीय वायु सेना का पहला लड़ाकू विमान है। भारतीय वायु सेना का पहला लड़ाकू विमान इनमें से कौन सा है, आप बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन। हल्के लड़ाकू विमान तेजस की पहली स्क्वाड्रन 1 जुलाई 2016 को भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया। हाल HF-24 मारूत के बाद तेजस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है विकसित दूसरा सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है। हाल HF-24 मारूत की पहली फ्लाइट जून 1961 में हुई थी। अप्रैल 1967 में यह भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। 1990 में सेवानिवृत्त होने तक इसके कुल 147 विमान निर्मित किए गए थे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए दिया गया, जो कि गलत है, त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न संख्या 60 है, तेजस क्या है। तेजस क्या है आप बताइए। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो तेजस जो है भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एडमिरल गोर्स्को है क्या है। एडमिरल गोर्स्को क्या है। एडमिरल गोर्स्को क्या है। तो सही जवाब है नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। एडमिरल जो गोर्स्को है वो क्या है, तो नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। आपको लगता होगा कोई जो है आदमी का नाम है, तो नहीं, ये जहाज का नाम है। 45,000 टन वजनी एडमिरल गोर्स्को एक नौसैनिक विमान वाहक पोत है। तत्कालीन सोवियत संघ की नौसेना में इस विशाल पोत ने 1987 से 1997 तक अपनी सेवाएं प्रदान की। भारत ने एडमिरल गोर्स्को को खरीदने के लिए 2004 में रूस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इसके भारतीय संस्करण का नाम INS विक्रमादित्य है, जिसे 16 नवंबर 2013 को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। 62 है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका सही जवाब है अपतटीय गश्ती जहाज। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो अगर बात करें तो अगस्त 2020 में भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित अपतटीय गश्ती पोत सार्थक का जलावतरण संपन्न हुआ। यह पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्वदेश में डिजाइन और निर्मित किया गया है। 63 है, मार्च 2010 में समुद्र तट पर गश्त लगाने वाले एक जलयान को तटरक्षक दल में सम्मिलित किया गया। इसका नाम क्या है।
2010 में समुद्र तट पर गश्त लगाने वाले एक जलयान को तटरक्षक दल में सम्मिलित किया गया है, इसका नाम क्या है? याद रखिएगा, इसका नाम है विश्वस्त, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और निर्मित समुद्र पर गश्त लगाने वाले जलपोत विश्वस्त को मार्च 2010 में तटरक्षक दल में सम्मिलित कर लिया गया। इस श्रेणी के दूसरे पोत आईसीजीएस विजित को 11 दिसंबर 2010 को भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल किया गया था। इस श्रेणी के तीसरे पोत आईसीजीएस वैभव की तैनाती 2013 में मई में हुई। इसके बाद 64 है आईएनएस शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित पहला क्या है? युद्धपोत है, पनडुब्बी है, विध्वंसक है, रॉकेट प्रक्षेपक है। आईएनएस शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित क्या है? आईएनएस शक्ति भारतीय नौसेना के पोतों को समुद्र में तेल की आपूर्ति के लिए विकसित तेल वाहक पोत है। फ्लीट टैंकर है। क्या है? फ्लीट टैंकर है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया सही नहीं है, तो याद रखिएगा तेलवाहक पोत है। इसका जलावतरण 11 अक्टूबर 2010 को संपन्न हुआ था, जबकि 1 अक्टूबर 2011 को भारतीय नौसेना के बेड़े में इसे शामिल कर लिया गया था। 65 नंबर है आईएनएस अस्त्रधारणी का, जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है? आईएनएस अस्त्रधारणी का जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है? सही जवाब है टारपीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान, रिकवरी जलयान। सी ऑप्शन जो है इसका सर्वोत्तम वर्णन है। आईएनएस अस्त्रधारणी भारतीय नौसेना का पहला ऐसा टारपीडो लॉन्च व रिकवरी पोत है जो पूरी तरह से स्वदेश में ही डिजाइन और इसका विकास किया गया है। 6 अक्टूबर 2015 को भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया। कब? 2015 को। 66 है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है, किसके किसके द्वारा? ब्रह्मोस को आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो इसका सही जवाब आपको पता हो जाएगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो निर्माण हुआ है किन दो देशों के साथ हुआ है, किन दो देशों ने मिलकर किया है? तो सही जवाब है भारत और रूस के द्वारा। भारत और रूस, याद रखिएगा। देखिए अगर बात करें तो ब्रह्मोस जो है भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनो त्रोयनेसिया, एनपीओ जिसे कहते हैं एनपीओ मशीनो एस्ट्रोएनेसिया के संयुक्त उपक्रम में विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस नामक या जो ब्रह्मोस नाम है वो भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की जो मस्कवा नदी है इसके नाम पर रखा गया। इन दोनों के संयुक्त नाम को ब्रह्मोस कहा गया है। यह मिसाइल 2.8 से 3.0 मैक तक गति से जो है मार करने में पूरी तरह से सक्षम है। ब्रह्मोस 290 किलोमीटर तक के रेंज तक वार करने में सक्षम है। 20 मार्च 2013 को आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल के खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से छोड़े जाने वाले संस्करण का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक जो है संपन्न हुआ। 67 है आधुनिक ब्रह्मोस प्राधानिक मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी भारत ने संयुक्त रूप से किसके साथ विकसित की है? आधुनिक ब्रह्मोस प्राधानिक मिसाइल जैसे प्रौद्योगिकी भारत ने संयुक्त रूप से किसके साथ विकसित की है? इसका सही जवाब हो जाएगा रूस, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 68 है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है भारत और रूस का, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 69 है ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस क्या है बताइए। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ब्रह्मोस एक प्रक्षेपास्त्र है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 70 नंबर है देखिए 18 अक्टूबर 2020 को भारत ने निम्नलिखित में से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? 18 अक्टूबर 2020 को भारत ने निम्नलिखित में से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए।
18 अक्टूबर 2020 को भारत ने निम्नलिखित में से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नौसेना प्रारूप, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा 18 अक्टूबर 2020 को अरब सागर में भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टेल्थ विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया गया था। 1 दिसंबर 2020 को पुनः भारतीय नौसेना के द्वारा बंगाल के खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने जो है ये जो मिसाइल था क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसके नौसैन्य संस्करण का सफल परीक्षण किया गया और 30 अक्टूबर 2020 को ब्रह्मोस मिसाइल के वायु से प्रक्षेपित किए जाने वाले संस्करण का भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से जो है सफल परीक्षण किया गया। 71 है, ब्रह्मोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्रह्मोस के संदर्भ में 4 कथन दिए गए, जो कथन सही नहीं है वही आपको बताना है, वही ऑप्शन आपका सही होगा। अगर बात करें तो ब्रह्मोस, याद रखिएगा ब्रह्मोस मिसाइल की जो परास है, जो रेंज है वो है 290 किलोमीटर और ब्रह्मोस मिसाइल का उन्नत संस्करण भी जो है बनकर तैयार है। इसकी मारक जो दूरी है, मारक क्षमता जो है वो है 500 किलोमीटर तक। ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के तट के निकट आईएनएस रणवीर युद्धपोत से 21 मार्च 2010 को किया गया था, न कि 22 मार्च 2010 को। तो इसमें जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सी एंड डी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही नहीं है। 72 है, मार्च 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल प्रक्षेपण किया गया, कहां से? मार्च 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल का प्रक्षेपण कहां से किया गया? याद रखिएगा पोखरण से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 290 किलोमीटर की रेंज वाले ब्रह्मोस ब्लॉक सेकंड सुपरसोनिक प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण मार्च 2009 में राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज से किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल के अत्याधुनिक उच्च कौशल वाले संस्करण का सफल परीक्षण 9 जनवरी 2013 को विशाखापट्टनम तट के निकट संपन्न हुआ। 24 नवंबर 2020 को भारतीय थल सेना के द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। 73 है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यानी डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है लक्ष्य, ऑप्शन सी। लक्ष्य भारत के द्वारा विकसित किया गया पहला चालक रहित वायुयान है। इसका विकास डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान के द्वारा किया गया है। 74 है, तकनीकी युक्ति जिसे नेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसे नेत्र कहते हैं, इसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नेत्र के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखिए इसमें से जो एक सही है वो है आपका नेत्र जो है, यह एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। डीआरडीओ ने आतंकवादी एवं विद्रोही गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष मानव रहित विमान का विकास किया है। करीब 1.5 किलोग्राम भार का यह मानव रहित विमान नेत्र आइडिया फोर्स और डीआरडीओ के पुणे स्थित प्रयोगशाला R&D के गठजोड़ का परिणाम है। यह 200 से 300 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। तो किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, एक है आपका आइडियाज फोर्ज और डीआरडीओ के पुणे स्थित प्रयोगशाला R&D के संयुक्त रूप से यह जो है निर्मित हुआ है और इसकी जो उड़ान भरने की जो क्षमता है 200 से 300 मीटर के बीच है। 75 है, 20 फरवरी 2018 को अकेले MiG-21 बाइसन उड़ान वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? मतलब 20 फरवरी 2018 को अकेले MiG-21 बाइसन उड़ान भरने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन ए। काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। फरवरी 2018 में फ्लाइंग ऑफिसर
अवनी चतुर्वेदी किसी लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई। उन्होंने मिग 21 बाइसन नामक लड़ाकू विमान उड़ाकर यह उपलब्धि प्राप्त की। 76 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा F-18 सुपर हार्नेट के बारे में सही नहीं है? तो F-18 सुपर हार्नेट के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए, अगर बात करें तो इसका जो स्टेटमेंट सही नहीं है वह है इसे संसार के 8 देश वायुसेना में प्रवेश कर रहे हैं, यानी सी ऑप्शन जो है सही नहीं है, कथन सही नहीं है। F-18 सुपर हार्नेट अमेरिकी लड़ाकू विमान है जिसे अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग बनाती है। भारतीय कंपनी HAL ने भी इसमें लगने वाले कुछ उपकरण बनाए हैं। अमेरिका के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया एवं कुवैत इस विमान का प्रयोग कर रहे हैं। 77, कभी कभी समाचारों में उल्लेखित टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है? THAAD क्या है? टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है, आप बताइए। इसका सही जवाब है अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली, सी ऑप्शन। क्या है? THAAD क्या है? तो अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली। थर्ड, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थर्ड जो है अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है जो लघु और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के विरुद्ध प्रतिरक्षा की क्षमता उपलब्ध कराती है। यह प्रणाली वायुमंडल के भीतर और बाहर मिसाइलों के अवरोधन में सक्षम है। 78 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचारों को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचारों को सर्वप्रथम या सर्वोत्तम रूप से जो है प्रतिबिंबित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। इसके बाद देखिए, इसके बारे में अगर बात करें तो प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली जो है इसमें नाभिकीय युद्ध शीर्ष से लैस एक मिसाइल रॉकेट को पृथ्वी के निम्न कक्षा यानी LEO में भेजा जाता है, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाता है, जिससे उसे आकस्मिक रूप से किसी लक्ष्य पर निर्देशित किया जा सके। फोर्ब्स के अंतर्गत एक मिसाइल या रॉकेट एक पूरी कक्षा वन फुल ऑर्बिट को पूर्णतः या पूर्ण रूप से या पूर्ण करने से पूर्व कक्षा से उतरकर नीचे पथ की ओर प्रक्षेप को प्राप्त करता है। 79 है, स्टार्ट 1 और स्टार्ट सेकंड संधियां हस्ताक्षरित की गई। स्टार्ट 1 और स्टार्ट सेकंड संधियां हस्ताक्षरित की गई। सही जवाब है अमेरिका व सोवियत संघ के बीच, ऑप्शन ए। देखिए, स्टार्ट 1 द स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जो संधि है, स्टार्ट 1 जो संधि है 31 जुलाई 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के मध्य हस्ताक्षरित हुई थी। इस संधि के माध्यम से दोनों देशों के अधिकार में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों तथा नाभिकीय युद्ध शीर्ष की संख्या को जो है सीमित करने का प्रावधान किया गया था। इसी संदर्भ में स्टार्ट सेकंड संधि जो है जनवरी 1993 में हस्ताक्षरित हुई थी। न्यू स्टार्ट संधि समाचारों में रही थी, यह संधि क्या है? न्यू स्टार्ट संधि समाचारों में रही, यह संधि क्या है, आप बताइए। यह संधि है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, याद रखिएगा। न्यू स्टार्ट संधि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने के लिए द्वितीय सामरिक महत्व की संधि है। इस संधि पर तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा 8 अप्रैल 2010 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस नई संधि के प्रावधानों के तहत कार्यशील एवं तैनात परमाणु युद्ध शस्त्रों की संख्या 1550 तक सीमित की जाएगी। याद रखिएगा, दिसंबर 2010 में अमेरिकी सेनेट के द्वारा जनवरी 2011 में रूसी ड्यूमा के द्वारा अनुमोदन के बाद यह संधि 5 फरवरी 2011 से लागू हो गई। इस संधि की मूल अवधि 10 वर्ष यानी 5 फरवरी 2021 तक निर्धारित थी। अमेरिका और रूस इस संधि को अगले 5 वर्षों के लिए विस्तारित करते हुए
और जो है सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप यह संधि अब जो है 4 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। 81 है, बैलिस्टिक मिसाइल के बढ़ावा को रोकने के वैश्विक प्रयास हेग कोड ऑफ कंडक्ट को हाल ही में निम्न में से किस देश ने ज्वाइन किया है? बैलिस्टिक मिसाइल के बढ़ावा को रोक लगाने के लिए वैश्विक प्रयास के तहत हेग कोड ऑफ कंडक्ट को हाल ही में किस देश ने ज्वाइन किया है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब है किसने ज्वाइन किया है, तो भारत ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हेग कोड ऑफ कंडक्ट जो है यह सामूहिक विनाश के हथियारों को ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों के क्षेत्र को नियमित करने के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का एक परिणाम है। HCOC 25 जो है यानी हेग कोड ऑफ कंडक्ट जो है 25 नवंबर 2002 से प्रभावी है। वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 143 है, यानी 143 कंट्री है। भारत 2016 में हेग कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल हुआ था। 82 है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया समूह तथा वैसेनार व्यवस्था के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के सदस्य बनाए जाने का समर्थन देने का निर्णय लिया है। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है? यहाँ पे कुछ अंतर दिए गए, अंतर को आप एक बार एनालिसिस करके बताइए। 2 अंतर है, इनमें से कौन सा सही है? अगर बात करें तो इसमें जो सही है, पहला जो अंतर है ये भी सही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों के द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को न्यूनीकृत यानी कम करना है, जबकि वैसेनार व्यवस्था OECD के अंतर्गत गणित औपचारिक समूह है जिसके समान लक्ष्य है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ऑस्ट्रेलिया समूह के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिका के देश है, जबकि वैसेनार व्यवस्था के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीपों के देश हैं। इन दोनों में से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, न तो पहला न तो दूसरा। ऑस्ट्रेलिया समूह 1985 में स्थापित एक अनौपचारिक समूह है जिनका लक्ष्य निर्यातक देशों के द्वारा रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिमों को कम करता है। वर्तमान में इसके 43 सदस्य हैं, जिसमें यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य शामिल हैं। एशिया से भारत और जापान इस समूह के सदस्य हैं। अफ्रीका का कोई भी देश इसका सदस्य नहीं है। वैसेनार व्यवस्था बहुस्तरीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जिसका उद्देश्य पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग की वस्तुओं और तकनीकियों के निर्यात पर नियंत्रण करना है। इसके 42 सदस्य देश है जिसमें मुख्यतः यूरोपीय संघ, अमेरिकी महाद्वीपों के देश, एशिया से भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका शामिल है। 83 है, ऑपरेशन पवन का जो संबंध है वो किससे है? ऑपरेशन पवन का जो संबंध है बताइए। याद रखिएगा, ऑपरेशन पवन का जो संबंध है श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से। डी ऑप्शन। अक्टूबर 1987 में भारतीय शांति रक्षक सेना IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इसके द्वारा भारतीय श्रीलंका समझौते के तहत लीटे के नियंत्रण वाले जाफना में चलाए गए अभियानों को ऑपरेशन पवन का नाम दिया गया, कोड दिया गया। 3 हफ्तों तक चले इस अभियान में IPKF ने जाफना को लीटे से मुक्त करा लिया, परंतु इसकी कीमत 214 भारतीय सैनिकों की जान से चुकानी पड़ी। 84 है, हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद के संबंध में कौन सा कथन सही है? हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें जो सही है वो क्या है? तो देखिए, अगर बात करें तो इसमें जो सही है वो केवल पहला स्टेटमेंट देख लीजिए कि प्रारंभी यानी इनॉग्रल IONS हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद जो है सिंपोजियम भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था। क्या यह सही है? तो देखिए, अगर बात करें तो इसके संदर्भ में पहला स्टेटमेंट जो दिया गया सही नहीं है। दूसरा है, IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा चाहता है या बढ़ाना चाहता है। तो बी केवल सही जवाब है। हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद एक स्वैच्छिक पहल है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय दृष्टि से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर विचार विमर्श का एक समावेशी और खुला मंच उपलब्ध कराने के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना है। 14 से 16 फरवरी 2008 के बीच पहला हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद में 25 राष्ट्र शामिल हैं, जबकि इसके ऑब्जर्वर्स की जो संख्या वो है 8।
फ्रेंडशिप 2016 क्या है? फ्रेंडशिप 2016 क्या है बताइए? तो फ्रेंडशिप 2016 जो है रूस और पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। फ्रेंडशिप 2016 रूस और पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास है। यह संयुक्त युद्धाभ्यास 24 सितंबर से 10 अक्टूबर 2016 के बीच पाकिस्तान के सेरात इकाई के रतु बेस पर किया गया। इसमें करीब 70 रूसी और 130 पाकिस्तानी सैनिकों ने भाग लिया। याद रखिएगा। युद्धाभ्यास को दिया गया नाम शीत युद्ध के दौर में दोनों देशों के बीच रहे तनाव को खत्म होने का संकेत है। उल्लेखनीय है कि रूस और पाकिस्तान की सेनाओं का यह पहला संयुक्त युद्धाभ्यास था। 86 है, निम्नलिखित देशों में से किसने भारत और यूएसए के साथ जुलाई 2017 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था? वह आपका जापान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, मालाबार श्रृंखला के अभ्यास का शुभारंभ 1992 में भारत और अमेरिका के नौसेनाओं के बीच हुआ। मालाबार अभ्यास का 21वां संस्करण बंगाल के खाड़ी में 10 से 17 जुलाई के बीच 2017 के मध्य आयोजित हुआ, जिसमें भारत और अमेरिका के साथ जापान की सेना ने भी भाग लिया था। तो भारत, अमेरिका और जापान ये तीनों शामिल थे। मालाबार अभ्यास का 26वां संस्करण 9 से 15 नवंबर के बीच 2022 के बीच जापान में आयोजित किया गया, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने भाग लिया। याद रखिए कितने देश शामिल थे, कौन कौन से थे। 2016 का संयुक्त सेना अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच हुआ? मैत्री जो है भारत और किस देश के बीच होता है? तो 2016 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। भारत मैत्री जो है भारत और थाईलैंड के बीच जो है संपन्न हुआ। बी ऑप्शन। मैत्री एक वार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है जो भारत और थाईलैंड के सेनाओं के बीच 2006 से आयोजित किया जा रहा है। 15 से 29 जुलाई 2016 के मध्य मैत्री अभ्यास का आयोजन क्राबी, थाईलैंड में संपन्न हुआ था। 88 है, निम्नलिखित में से किस देश ने नौसैनिक अभ्यास मिलन 2018 में भाग लेने के लिए भारत के आमंत्रण को ठुकरा दिया था? निम्नलिखित में से किस देश ने नौसैनिक अभ्यास मिलन 2018 में भाग लेने के लिए भारत के आमंत्रण को ठुकरा दिया था? तो सही जवाब है मालदीव। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मिलन एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत भारतीय नौसेना के द्वारा 1995 में की गई थी। मिलन अभ्यास का 10वां संस्करण 11 से 13 मार्च 2018 के बीच आयोजित हुआ। इस अभ्यास में भाग लेने वाले भारत ने मालदीव को आमंत्रित किया था, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया था, यानी आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया मालदीव ने। मिलन 2022 का आयोजन 25 फरवरी 2022 से 4 मार्च 2022 के बीच किया गया। तो मिलन 2022 का आयोजन जब है कब हुआ, तो इसका डेट याद रखिएगा। मिलन 2022 का जो आयोजन है 25 फरवरी 2022 से 4 मार्च 2022 के बीच हुआ। मिलन 2022 का केंद्रीय विषय था, यानी जो थीम था, कैमराडरी, कोहेजन, कोलोबरेशन। क्या था? कैमराडरी, कोहेजन, कोलोबरेशन। इसके बाद 89 है, एसिलिनेक्स सेकंड क्या है? एसिलिनेक्स सेकंड क्या है बताइए। एसिलिनेक्स नाम से यह स्पष्ट हो जाता है, अगर इसको आप तोड़ कर देखिएगा तो एसिलिनेक्स श्रीलंका और इंडिया, भारत और श्रीलंका के द्वारा किया गया संयुक्त नौसेना अभ्यास है। क्या है? एसिलिनेक्स। तो भारत और श्रीलंका के बीच किया गया नौसेना संयुक्त अभ्यास। इसके बाद इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा 19 से 24 सितंबर 2011 के दौरान भारत और श्रीलंका के बीच त्रिकोमाली में संयुक्त सैन्य अभ्यास एसिलिनेक्स सेकंड संपन्न हुआ था। एसिलिनेक्स का 7वां संस्करण सितंबर 2019 में विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। 2020 में त्रिकोमाली यानी श्रीलंका में एसिलिनेक्स अभ्यास का 8वां संस्करण संपन्न हुआ। प्रश्न संख्या 90, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमौस शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? हरिमौस शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच हुआ था? भारत और मलेशिया के बीच। याद रखिएगा 30 अप्रैल से 11 मई 2018 के बीच हरिमौस शक्ति संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और मलेशिया के थल सेनाओं के बीच
जो है आयोजित किया गया था। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपका कोई भी सलाह हो आप हमें अपना एडवाइस दे सकते हैं। इसके लिए चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में किसी भी मतलब कि पोस्ट पे आप दे सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या फेसबुक पेज पर, या इंस्टाग्राम पर जाकर आप हमारे साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अपनी सुझाव साझा कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।